हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। सो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो लॉज हैं क्या वो सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं। तो हाँ, हमें ये जानने मिला था कि लॉज जो है वो सभी लोगों पे एक समान रूप से अप्लाई होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे जो पर्सन है वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उस पे लॉ जो है वो उसी तरीके से अप्लाई होगा जैसे कि किसी दूसरे पर्सन पे। तो लॉ जो है उसके सामने सभी लोग एक समान हैं। तो जो आंसर था लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का कि हाँ, जो लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं। फिर वो जो वीडियो है हमने एक सवाल के साथ एंड की थी कि आखिरकार ये पता कैसे चलता है कि किसी लॉ की जरूरत है या किसी लॉ में चेंजेस जरूरी हैं, ये पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है। तो उस क्वेश्चन पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नए लॉज हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से नए लॉज बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी नए लॉ की जरूरत है या किसी पुराने लॉ में चेंजेस की जरूरत है। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। तो ये तो हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि जो पार्लियामेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉज को बनाने में। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। बट पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर नई लॉ की जरूरत है। तो ये जो पता लगता है पार्लियामेंट को वो काफी तरीकों से पता चलता है। ज्यादातर क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो अपनी वॉइस को रेज करते हैं, वो आवाज उठाते हैं और उसके थ्रू जो है पार्लियामेंट को ये पता चलता है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर लॉ की जरूरत है। मतलब कि जो सोसाइटी है उसके कोई लोग, कुछ जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो फेस करते 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 उससे इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो आवाज उठाने लग गए हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। मतलब कि लोगों के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसे पता चल रहा है कि किसी लॉ की जरूरत है। एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। सो पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो जनता की दिक्कतों को समझे और उससे सहानुभूति रखे। मतलब कि जनता जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही है उसे डिटेल में समझने की क्षमता जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट का ये एक तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंट्री के लोग हैं वो जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाए, उसको मजाक में ना उड़ा दिया जाए, उसको हल्का ना लिया जाए, उसको प्रॉपरली समझा जाए और उसके सॉल्यूशन की तरफ काम करा जाए। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो है कानून किस तरीके से बना, और इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आएगा कि कंट्री में ज्यादातर जो लॉज हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट को अलग अलग इश्यूज के बारे में पता चलता है और जो पार्लियामेंट है फिर उनपे लॉ बना पाती है। साथ ही साथ हम प्रोसेस को भी समझेंगे कि पार्लियामेंट में तो हमें पता है कि प्रोसेस होता है, जो अलग अलग हाउसेस हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, वहां पे बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर वो सारे हाउसेस से पास होते हैं, प्रेसिडेंट से पास होता है, तब वो बिल जो है एक्ट बनता है। हमें ये तो पता है, बट किस प्रोसेस के थ्रू वो जो बात है वो पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। लोगों ने तो उठाई, बट किस प्रोसेस से होके वो पार्लियामेंट तक पहुंच रही है और एक लॉ बन रहा है, इस चीज को भी हम इसमें समझेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को समझाने के लिए आपको एक सेक्शन दिया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजुरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजुरी और हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या है, अगर किसी औरत को या तो कोई इंजुरी हुई है, या तो उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई हार्म हुआ है, या उसको खतरा है, उसको डर है कि उसको इंजुरी हो सकती है, उसको हार्म हो सकता है, और किससे हो सकता है, नॉर्मली किसी अडल्ट मेल से, और वो मेल जो है ज्यादातर उसका हस्बैंड होता है। मतलब सीधा सीधा यूं कहें कि जब किसी औरत को अपने पति से ही ये खतरा रहता है कि उसका पति उसको हार्म पहुंचा सकता है, या फिर उसके पति ने उसको हार्म पहुंचा चुका होता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकल बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। अब ये जो चोट है ये दोनों तरीके की हो सकती है कि उसको शरीर पे किसी ने चोट मारी है, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, साथ ही साथ इमोशनली कि उसको इमोशनली जो है अत्याचार उस पर हो रहा है, उसको टॉन्ट दिए जा रहे हैं, उस पर ताने कसे जा रहे हैं, उसको धुतकारा जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है फालतू में, तो इमोशनली जो है उसको अब्यूज करना भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। अब इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के साथ साथ वर्बल, अगेन बोल बोल कर जो अगर आप गालियां दे रहे हो उसको सेक्सुअली अगर आप अब्यूज कर रहे हो, उसका हैरेसमेंट कर रहे हो, और इकोनॉमिक अब्यूज की मतलब आप उसको एक तरीके से
पैसे लाने के लिए बोल रहे हो, जैसे ज्यादातर क्या होता है डॉरी के लिए जो औरतें हैं उनको परेशान किया जाता है कि अपने घर से पैसा ला, अपने बाप से पैसा मंगा, इस तरीके की जो चीजें हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आएगा, और ये सभी अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। और ये जो शब्द है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हमें समझ आ गया कि वायलेंस के अंदर अंदर क्या क्या आ रहा है, फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, ये सभी तरह के अब्यूज जो है वो वायलेंस के अंदर आ रहे हैं। और डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक का मतलब जो है ये एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये डोमेस्टिक टर्म को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कोई भी वुमेन जो कि या तो किसी शेयर्ड लिविंग में रह रही है, मतलब किसी परिवार के साथ रह रही है, या किसी परिवार के साथ रहती थी, एक घर में एक छत के नीचे किसी के साथ रहती थी, जहां पे कोई ऐसा मेल मेंबर है जो कि उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, या उसके ऊपर खतरा है कि वो अत्याचार कर सकता है, तो वो चीज को भी हम डोमेस्टिक कहेंगे। तो शेयर्ड लिविंग जो है, शेयर्ड हाउसहोल्ड, वो चीज डोमेस्टिक के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक प्लस वायलेंस का मतलब अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ है वो आया। तो आपको ये स्टोरी बोर्ड के थ्रू डिटेल में समझाया हुआ है। अक्टूबर 2006 की जो बात है वो यहाँ पे की गई है। साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? तो ये जो विमेन है वो अब दूसरी विमेन जिसका नाम साजिया है उसको कहती है कि आज तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा? आज का दिन तुम्हें नहीं लगता कि औरतों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है? नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। तो फिर ये जो साजिया है वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ विमेन्स के लिए ही ये एक बहुत बड़ा दिन नहीं है, बल्कि हर एक पर्सन के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जब वायलेंस फ्री होम रहेंगे, जब घर में कोई झगड़ा वगैरह इतना नहीं होगा, तो उससे हर एक पर्सन को फायदा होगा। घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, पर्सन, सभी को जो है फायदा होगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, ये पूरे हर तरीके के जो लोग हैं उनके लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। फिर साजिया कहती है कि कुसुम, ये लॉ तो पास हुआ, बट इस लॉ को पास होने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया। इनफैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। और वो कहती है कि ये जो लॉ बना है इसकी शुरुआत कैसे हुई कि जब एक नए लॉ की जरूरत को लोगों के सामने लाया गया। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कुसुम और साजिया हैं, ये दोनों लेडीज जो बात कर रही हैं, ये एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन्स के हक के लिए, उनके फायदे के लिए काम करती है। They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed। और ये दोनों जो औरतें हैं ये उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे जर्नी को याद करती हैं जिस दिन ये लॉ पास हुआ है। इस दिन ये पूरे जर्नी को याद कर रही हैं कि किस तरीके से ये जो लॉ है वो बना। सो अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। तो अप्रैल 1991 की बात की जा रही है और ये साजिया और कुसुम के ऑफिस में एक नॉर्मल दिन है। I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. तो ये औरत है, ये कहती है कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे आपसे राय चाहिए। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे मारता रहता है और अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। मुझे दूसरों को बताने में शर्म आती है। मुझे ये लगता है कि भाई दूसरे क्या समझेंगे कि इसका पति मारता है, अपने पति से पिट रही है, तो उसको शर्म आती थी ये बात बताने में। बट मैं अब इस तरीके से और ज्यादा नहीं जो है इसको झेल सकते हो। कह रही है आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। अब ये और इस तरीके से नहीं चल सकता, मैं और अपने पति से नहीं पिट सकती। बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए जहां पे मैं ये सोच सकूं कि भाई मेरे को जो न्याय है वो मिलेगा। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। फिर यहाँ पे एक और दूसरी ओल्ड वुमेन है, वो कहती है कि मुझे मेरा बेटा और जो मेरी बहू है वो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। वो मुझे वर्बली अब्यूज भी करते हैं, मुझे गालियां वगैरह देते हैं, गंदे तरीके से मुझसे बात करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स। मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट्स की कोई एक्सेस नहीं है, मतलब कि जो बैंक अकाउंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है, जो भी चीजें रहती हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वो सभी चीजें जो हैं वो इस औरत से उसके बेटे और बहू ने ले चुकी हैं। दे में इवन थ्रो मी आउट। और हो सकता है कि वो मुझे मेरे घर से बाहर भी निकाल दे। तो इस तरीके की सिचुएशन ये ओल्ड वुमेन अपनी बता रही है। I do not want to go to the police. I just want to stop the violence। तो ये औरत जिसका पति उसको मारता है वो कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे मारना छोड़ दे। ये जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, बस ये सब बंद हो जाए। इसी तरीके से ये जो बूढ़ी औरत है वो भी कहती है आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन।
ये कहती है कि हाँ, मैं भी पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे मुझे बाहर ना निकाला जाए। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer these options. तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की जो विमेन है वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली जिन भी इश्यूज की आप बात कर रहे हो, ये सारे जो केसेस हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो दो तरीके के, एक तरीके से लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। तो क्रिमिनल लॉ जो है उन सभी केसेस से डील करता है जो कि सोसाइटी के लिए थ्रेट है। जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरे सोसाइटी पे खतरा मंडरा रहा है ना, कि वो पर्सन किसी और का मर्डर कर सकता है, किसी और का नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे केसेस जो कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। और सिविल लॉ के अंडर वो केसेस आते हैं जिनमें कि पूरी सोसाइटी पे थ्रेट नहीं होता, बट जिन लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम चल रही है उन्हीं पे उसका अफेक्ट होने वाला है। जैसे कि मान लो दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, अब उन दोनों के आपस में झगड़े की वजह से पूरी सोसाइटी पे तो खतरा नहीं मंडरा रहा ना, तो वो चीज जो है वो सिविल लॉ के अंडर आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, क्रिमिनल लॉ जो है वो ऐसे हैं जिनमें कि कोई बिचौलिया आके फैसला नहीं करवा सकता, सुलह नहीं करवा सकता। जैसे ये विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक तरीके से मिडिल मैन का काम कर सकती है, जो कि इन औरतों में और इनके जो घर वाले हैं उनसे बात करके सुलह करवा सकती है, राइट। बट क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके का मिडिल मैन, इस तरीके का जो बिचौलिया है वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है वो एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी, कोर्ट में जो बात है वो पहुंचेगी। मतलब कि जिस तरीके का सॉल्यूशन ये औरतें चाहती हैं कि पुलिस का चक्कर ना हो, बस जो वायलेंस है वो बंद हो जाए, इस तरीके का सॉल्यूशन इन्हें क्रिमिनल के अंडर जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं मिल पाएगा। बट जो भी इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो क्रिमिनल लॉ के ही अंडर है। मतलब कि जिस तरीके का ये सॉल्यूशन चाह रही हैं वो इन्हें अभी इस टाइम के लॉ में, जब ये बात हो रही है इस टाइम के लॉ में वो चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो पूरे 1990s के टाइम जो है ये बात पूरे देश में उठाई गई कि एक नया लॉ जो है उसकी जरूरत है। We have heard testimonies of several women. हमने अलग अलग औरतों से बात की है। We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. हमने देखा है कि औरतें क्या चाहती हैं, वो प्रोटेक्शन चाहती हैं कि उन्हें उनके खिलाफ मारपीट ना हो। साथ ही साथ वो ये भी अधिकार चाहती हैं कि वो शेयर्ड लिविंग में, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती रहें। मतलब जिस घर में अपने पति, अपने सास, अपने बच्चे के साथ जो भी उनके घर वाले हैं उनके साथ वो रहती भी रहे और उसके साथ कोई वायलेंस भी ना हो। और साथ ही साथ कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ जो है वो भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। और ये सभी चीजें जो है वो क्रिमिनल लॉ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें एक सिविल लॉ चाहिए ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। Now in 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students and activists, after nationwide consultations, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. तो 1999 में Lawyers Collective ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप किस किस का ग्रुप है, जो लॉयर्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, इन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है लॉयर्स कलेक्टिव। और इन सभी लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरे देश भर में कंसल्टेशन की, लोगों की राय जानी और इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल को जो है ड्राफ्ट किया, फ्रेम किया, है ना, कि हम एक एक्ट लाना चाहते हैं और वो किस तरीके का होना चाहिए। अभी ये चीज जो है वो एक्ट बनी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, बिल कहा जा रहा है, कि वो एक ऐसा कानून चाहते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हो। तो उस कानून में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो इन लोगों ने अपने लेवल पे बनानी स्टार्ट की। और ये जो ड्राफ्ट बिल है ये काफी ज्यादा पूरे देश में सर्कुलेट हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से ये इस बिल को बनाने के लिए डिस्कशंस कर रहे थे। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and economical abuse. तो वो कहते हैं कि जो वायलेंस की डेफिनेशन है उसमें हर तरीके का अब्यूज आना चाहिए, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल हो गया, वर्बल, इमोशनल, हर तरीके का अब्यूज जो है वो वायलेंस के अंडर इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह दो जो फिजिकल अब्यूज है सिर्फ वही वायलेंस है, इमोशनल भी जो है वो वायलेंस के अंदर आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, हर तरीके का जो अब्यूज है वो वायलेंस के अंदर आना चाहिए। Then the law should cover any women living with a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. और जो लॉ है ये किन लोगों के लिए अप्लाई होगा, किन लोगों पर अप्लाई होगा, तो वो उन सभी औरतों को इंक्लूड करना चाहिए जो कि किसी शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस पे रह रही हैं। शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस मतलब जब आप एक से ज्यादा लोग एक साथ रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो। और जो
औरतें हैं उनके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि उनको उनके घर से, उस शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाला ना जाए। तो इस चीज का अधिकार भी होना चाहिए। तो ये उन लोगों ने बोला कि हम, ये बिल है इसमें ये चीज इंक्लूड करेंगे। वट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ? तो यहाँ पे एक और औरत बोलती है कि मॉनेटरी रिलीफ के बारे में क्या ख्याल है, क्या मॉनेटरी रिलीफ को भी इस लॉ के अंडर इंक्लूड करना चाहिए, इस बिल के अंडर? तो इस तरीके से वो बिल को ड्राफ्ट करने पे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बिल में क्या क्या होना चाहिए। मीटिंग्स वो हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो लोग हैं उन्होंने मीटिंग्स की। द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो कहते हैं जो वुमेन की मूवमेंट चल रही है, जो औरतों का आंदोलन चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो ये चाहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक न्यू लॉ बनाया जाए और जो गवर्नमेंट है उसे जल्द ही इस तरीके का बिल डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट में। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। और अब जब औरतें इतनी ज्यादा लेवल पे विद्रोह करने लगी, वुमेन्स मूवमेंट जो है वो एक बड़ा लेवल, बड़ा रूप जो है वो लेने लगी, तो फिर क्या हुआ, फाइनली 2002 के में पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। This bill has none of what we have been suggesting। तो फिर जो कुसुम और साजिया हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इस बिल में वैसा कुछ भी नहीं है जो हम कह रहे थे कि होना चाहिए। मतलब कि जो चीजें ये औरतें चाहती थी कि बिल में हो, वैसा कुछ भी इस बिल में, जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस बिल में वैसा कुछ भी नहीं था। वी मस्ट अपोज द बिल इन प्रेजेंट फॉर्म। फिर दूसरी औरत कहती है कि हाँ, क्योंकि इस बिल में वो चीजें हैं ही नहीं जो औरतों को चाहिए, तो हमें इस बिल को अपोज करना चाहिए कि आपने क्या बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें ये बिल ऐसा नहीं चाहिए, इसमें और चीजें इंक्लूड करो, इसमें ये चीजें इंक्लूड करो, ये बिल आपने सही नहीं किया है। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन। तो फिर दूसरी जो लेडी है वो कहती है कि चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि क्या, कि जो अलग अलग न्यूज के जो लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो आएंगे और इन लोगों की बात सुनेंगे, और जब इनकी बातें अलग अलग न्यूज चैनल्स पे चलेंगी तो जनता तक, बड़े लेवल तक बातें पहुंचेंगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन तक भी इनकी बातें पहुंचेंगी। और इन्होंने बोला कि एक ऑनलाइन पिटीशन भी स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्या होता है कि तरीके से पिटीशन जो है स्टार्ट की जाती है, जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो एग्री करते हैं उसके साथ कि हाँ, हमें इस चीज का साथ देना है, नहीं देना। इस तरीके से ऑनलाइन भी पिटीशंस स्टार्ट की जाती हैं। Several women's organization, National Commission for Women, made submission to the Parliamentary Standing Committee। तो अलग अलग जो औरतों के लिए संघ थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन सभी लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक सबमिशन दिया। मतलब कि उन लोगों ने अपनी तरफ से एक बिल जो है, जो जो चीजें उसमें होनी चाहिए, उस चीज को मेंशन करते हुए जो बिल है वो स्टैंडिंग कमेटी को थमाया कि हाँ, आपने जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, वो प्रॉपर नहीं है, वो सही नहीं है, हम बहुत सारे चेंजेस इस बिल में चाहते हैं। तो जो भी वो चेंजेस वगैरह चाहते थे, जो भी वो बिल में चाहते थे, वो चीज उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखी। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या है? तो पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए परमानेंट कमेटी होती है कि पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट कहती है कि अच्छा, ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे लोग कह रहे हैं कि लॉ बनाना है, तो वो क्या करती है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपती है कि इस मुद्दे पे आप एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करो, रिसर्च करो कि ये मुद्दा क्या है, इसकी डिटेल समझो, और इस पे क्या क्या चीजें जो हैं बिल में होनी चाहिए वो आप इंक्लूड करो। मतलब कि पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। जो भी मुद्दे पार्लियामेंट में उठ रहे हैं उन पे जांच करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए, उनको डिटेल में समझने के लिए और एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो होती है। तो इसी स्टैंडिंग कमेटी को जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वुमेन के लिए, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की। Esteemed members of the Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed। तो ये औरतें कह रही हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को बोल रही हैं कि जो प्रेजेंट बिल आप लोगों ने जो एमपीज ने जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, उसमें चेंजेस आने चाहिए। We do not agree with the definition of domestic violence being proposed। जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन अभी बिल में मेंशन की गई है, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। The law needs to provide for temporary custody of children। फिर दूसरे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि लॉ जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी के लिए भी आप कुछ प्रोविजंस बनाओ।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ जो वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कशन कर रही हैं कि हम ये चेंजेस चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, तो यहाँ पे क्या है 2006 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस की बातें सुनने से पहले हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स recommendations to the राज्य सभा and these were also tabled in the लोक सभा। तो जैसा मैंने बोला कि पार्लियामेंट की हेल्प के लिए, एक तरीके से उसको एडवाइस करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो दिसंबर 2002 में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, जो भी एक तरीके से सजेशंस थी, वो राज्यसभा को दी और राज्यसभा में वो चीजें टेबल की गई और साथ ही साथ लोकसभा में भी इन चीज को रखा गया। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। तो इस कमेटी के रिपोर्ट ने क्या किया, जो ये वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रही थी कि वुमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन आपने गलत की हुई है, इसमें ये चीजें और इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब कि ज्यादातर जो डिमांड्स थी वुमेन्स के ग्रुप की, उनको स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार कर लिया और रिकमेंडेशंस आगे दे दी कि हाँ ये चेंजेस बिल में होने चाहिए। फाइनली अ न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2005। तो 2005 में फिर फाइनली सारे चेंजेस करके एक नया बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया। After being passed in both the houses of parliament, it was sent to the president for his assent. तो जब जो बिल है, नया बिल, वो दोनों ही हाउसेस में पास हो गया, लोकसभा में और राज्यसभा में, जब वो पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट को वो बिल भेजा गया ताकि उसकी जो मंजूरी है वो भी ली जा सके। The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006। और क्योंकि एक्ट बन गया, इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ने जो है वो मंजूरी दे दी थी और जैसे ही प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी वैसे ही ये जो बिल था वो एक्ट बन गया और फाइनली 2006 में हमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखने मिला। राइट तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि अक्टूबर 2006 में इस नए लॉ के आने के बाद किस तरीके से बातें हो रही थी। व्हाट इज दिस न्यू लॉ? तो रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि ये नया लॉ क्या है, इसमें क्या आपने चेंजेस करे। This law is a first in recognizing a woman's right to a violence-free homes and provides a comprehensive definition of domestic violence। तो जो women's के ग्रुप्स हैं वो बता रहे हैं कि ये जो लॉ है ये सबसे पहला ऐसा लॉ है जो कि वायलेंस फ्री होम्स का जो अधिकार है वो औरतों को दे रहा है कि जो औरतें हैं जिस घर में रह रही हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ मारपीट, किसी भी तरीके का अब्यूज जो है उन्हें उनके साथ ना हो, इसका अधिकार जो है वो वुमेन्स को दिया जा रहा है। अगर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अधिकार प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है इस नए लॉ में। This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their homes। ये जो लॉ है एक सिविल लॉ है, राइट? ये एक सिविल लॉ है, मतलब कि इसमें जैसे हमने पहले शुरुआत में पढ़ा स्टोरी बोर्ड के कि वो पहले वाले जो कानून थे जो भी थे वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहे थे। जो भी केसेस उन दो औरतों के साथ हो रहे थे, एक का पति उसको मार रहा था, एक के बच्चे जो हैं बेटा और बहू जो है उसको परेशान कर रहे थे, तो वो जो भी उनके केसेस थे वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आ रहे थे। और जिस तरीके का सॉल्यूशन वो चाहती थी कि उन्हें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, उनके साथ वो वायलेशन ना हो बट वो उसी घर में रही रहें, तो उस चीज को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था क्रिमिनल लॉ। तो जिस तरीके का सॉल्यूशन उन्हें चाहिए था उस तरीके का सॉल्यूशन उन्हें सिविल लॉ में मिलेगा। तो ये जो नया लॉ है ये एक सिविल लॉ है जो कि हर तरीके की औरतें, कोई विमेन है जो भी, अगर वो वाइफ है, किसी की बेटी है, बहू है, माँ है, इनके साथ किसी भी तरीके का उनके घरों में अगर वायलेंस हो रहा है तो उनको ये जो लॉ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट? सो दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। तो यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो पूछता है कि ये जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये बताती हैं कि ये जो लॉ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो औरत है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर औरत के साथ वायलेंस हो रहा है तो उसको घर से निकाल दो, उसको उसके माँ बाप के घर भेज दो, राइट? इस तरीके की बातें करी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लॉ है वो ये इस्टेब्लिश करता है कि अगर विमेन के साथ कुछ वायलेंस हो रहा है तो उस वायलेंस को बंद करो, ना कि उस औरत को घर से बाहर निकालो। मतलब कि उस औरत को अधिकार दिया गया है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे। विमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। अगर औरत को ये डर है कि उसके साथ जैसे कोई वायलेंस हो रहा है, उसके खिलाफ उसने कंप्लेन कराई और उसको आगे डर है कि उसके साथ और भी इस तरीके का वायलेंस जो है वो हो सकता है, तो उस वायलेंस के खिलाफ जो औरत है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सकती है। विमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ
टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। और औरतों को मॉनेटरी मतलब कि आर्थिक तौर पे भी पैसा जो है वो मिल सकता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। मान लो उनके साथ बहुत ज्यादा जो है मारपीट हुई है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, उनको मेडिकल खर्चे आ रहे हैं, तो उसको मीट करने के लिए भी औरतों को पैसा जो है सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी। अब एक नए सफर की शुरुआत होती है जो कि अगेन बहुत लंबा होने वाला है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ बनना ही जरूरी नहीं होता। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। ये नई जर्नी कैसी होगी कि हाँ, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उन्होंने लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता, जितना जरूरी कानून बनाना है उतना ही जरूरी ये भी इंश्योर करना है कि उस कानून को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस कानून का फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है, इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री, की मतलब बराबरी के रिश्ते जहाँ पे आप दोनों पर्सन को या सभी जो पर्सन है वो एक दूसरे को इक्वल समझ रहे हैं, कोई अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं समझ रहा, तब जो है हमें देखने मिलता है कि वहां पे वायलेंस जो है वो कम से कम होता है, राइट? क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम। ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ऐसी औरतें जिनके साथ कोई वायलेंस हुआ है, कोई हिंसा हुई है या जिनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ अब्यूज हुआ है, उनको विक्टिमों की तरह देखा जाता है, उनको विक्टिम्स की तरह देखा जाता है, मतलब कि उसको एक पीड़ित के तौर पे देखा जाता है। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशन। बट औरतें क्या करती हैं, वो अलग अलग तरीकों से संघर्ष करती हैं ताकि वो इन सिचुएशंस को सर्वाइव कर सकें, इनमें एक तरीके से जी सकें, इनका सामना कर सकें। Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as victims। और इसीलिए हमें औरतों को, ऐसी औरतें जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जो एक तरीके से जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, एब्यूज हो रहा है, उनको हमें विक्टिम्स ना कह के, पीड़िता ना कह के, उन्हें हमें सर्वाइवर्स कहना चाहिए। मतलब कि ये उस बहुत ही बुरे फेज को सर्वाइव करके उससे बच के बाहर आई हैं, उससे लड़के बाहर आई हैं, राइट? As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws। तो हमने ये जो स्टोरी बोर्ड पढ़ा, इसमें हमें साफ साफ ये पता चला कि जो वुमेन्स के ग्रुप्स हैं उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, तभी जाके जो पार्लियामेंट है उसको ये पता चला कि हाँ, एक लॉ बनने की जरूरत है। वुमेन्स मूवमेंट की वजह से ही तो पार्लियामेंट ने सबसे पहले 2002 में जो लॉ है वो जो बिल है वो प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, राइट? अगर वुमेन्स आवाज उठाती ही नहीं उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, तो पार्लियामेंट को कैसे पता चलता कि औरतों के साथ कोई दिक्कत है भी, औरतों के साथ कोई वायलेंस हो भी रहा है? पार्लियामेंट को नहीं पता चलेगा। पार्लियामेंट ने हर एक घर में कैमरे नहीं लगा रखे कि वो देखती रहेगी कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। लोग जो है वो जब आवाज उठाएंगे, जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, तभी जाके जो है वो पार्लियामेंट को पता चलेगा कि हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट कर रही है जिसके खिलाफ हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो सिटीजन्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पार्लियामेंट को ये बताने में कि इस मुद्दे पर कानून बनने की जरूरत है। From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of citizen is crucial element। मतलब कि किसी लॉ के जरूरत को स्टैब्लिश करने से लेकर उस लॉ के एक्चुअली में पास होने तक हमने देखा कि सिटीजन्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, सिटीजन्स की जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले औरतें जो है वो निकल के बाहर आई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरीके से वायलेंस हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हर तरीके से अब्यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने एक तरीके से ये स्टैब्लिश किया कि हाँ, एक नए लॉ की जरूरत है। और इस चीज से लेकर जो पूरी जर्नी रही उस एक्चुअली लॉ के बनने तक, उस पूरे प्रोसेस में लोगों की आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people। अब ये जो लोगों की आवाज है वो अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है। टीवी रिपोर्ट से पहुंच सकती है कि अगर किसी जगह पे जाके जो औरतें हैं वो धरना दे रही हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो न्यूज चैनल्स वाले हैं, वो जाएंगे, उनसे बात करेंगे, ये पूरी रिपोर्ट जो है वो टीवियों पे दिखाएंगे कि हाँ, इस तरीके से जो औरतें हैं वो धरना दे रही हैं, उनकी मूवमेंट चल रही है, प्रोटेस्ट कर रही हैं वो उनके वायलेंस के खिलाफ। तो तभी जाके जो है एक बड़े लेवल पर जो जनता है उस तक बात पहुंचेगी, साथ ही साथ पार्लियामेंट को ये बात पता चलेगी कि हाँ, औरतों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के थ्रू भी ये बात जो है वो पता लग सकती है।
मतलब कि कोई औरत जो है वो न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिखे कि हाँ ये जो सिचुएशन है वो हमें भुगतनी पड़ रही है, इससे हम गुजर रहे हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, इन सभी तरीकों से जो औरतें हैं, कोई भी जो पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो कि किसी इशू को फेस कर रहे हैं, वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं और पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। और ये सभी जो माध्यम हो गए, टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ये सभी जो है वो पार्लियामेंट के काम को और आसान बनाते हैं कि पार्लियामेंट को ये पता लग पाता है कि लोग इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना पाते हैं ये मीडियम्स, क्योंकि पार्लियामेंट जो काम कर रही है वो इन्हीं टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू ही लोगों तक पहुंचता है, और इन्हीं के थ्रू लोगों की बात भी पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। तो ये जो मीडियम्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट और लोगों के बीच में एक मीडियम की तरह ये काम कर रहे हैं। सो ना आई होप कि हमने जो सवाल उठाया था इस वीडियो की शुरुआत में कि आखिरकार नए जो लॉ हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे पार्लियामेंट को ये पता चलता है कि नए लॉ की जरूरत है, अब वो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग जो हैं वो बताते हैं पार्लियामेंट को कि हाँ हमें नए कानूनों की जरूरत है, राइट।